नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नकुल राजपूत, एक जस्ट स्टार्टेड हैवे फिटनेस ट्रेनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। अब मणिपुर की हालत लिटरली इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जो चीज़ें मूवी डायरेक्शन में भी नहीं दिखाई जाती वो चीज़ें वहाँ पर असल में हो रही हैं। और जो वहाँ के रहने वाले ट्राइब हैं जो कि पहाड़ों पर रहते हैं, वो वहाँ के पुलिस और ऑफिशियल्स पर बहुत ही ज़्यादा हाईटेक वेपन से अटैक कर रहे हैं। और आखिर इन्हें इतने हाईटेक वेपन और एडवांस वेपन मिल किधर से रहे हैं। और आप आए दिन कभी का भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आपको उसमें मणिपुर से रिलेटेड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। कभी लिखा हो कि आज मणिपुर में इतने लोग मारे गए, कभी ये हुआ मणिपुर में, कभी वो हुआ मणिपुर में। आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है? मणिपुर जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है प्लेन्स यानी कि चपटी सतह, और दूसरे हैं पहाड़ी एरिया। अब जो बीच में जो प्लेन्स हैं उसमें तो रहती है मैती कम्युनिटी, और जो पहाड़ हैं पहाड़ों की एक साइड रहती है कुकी कम्युनिटी और दूसरी साइड रहती है नागा ट्राइब कम्युनिटी। अब जितनी भी भसड़ भी चल रही है वो सभी भसड़ इन्हीं की वजह से चल रही है और इन्हीं तीनों कम्युनिटी के बीच में चलती है। इंडिया की आज़ादी से पहले मणिपुर जो था एक प्रिंसली स्टेट था। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी जगह को दो तरीकों से रूल करते थे। एक तो होता था डायरेक्ट रूल और दूसरा होता था कि उस जगह के किंग को किंग बने रहने देते थे, पर उसके एडवाइजर की जगह पर अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को रख देते थे। इस तरीके से वो इनडायरेक्टली उस जगह को रूल करते थे। पर फिर 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया से जाते आते एक नया एग्रीमेंट क्रिएट कर जाते हैं कि जो पार्ट ब्रिटिशर्स इंडिया का डायरेक्ट रूल कर रहे थे वो तो इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा, पर जिस पार्ट को ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली या एक प्रिंसली स्टेट की फॉर्म में रूल कर रहे थे उसका पूरा कंट्रोल इंडिया के अंडर नहीं आएगा। वो स्टेट सेल्फ रन करेगा, इंडिया सिर्फ उसके फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस को देखेगा। तो मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था तो वो इंडिया के फुल कंट्रोल से बाहर था। अब मणिपुर के किंग जो होते हैं वो 1947 में स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं मणिपुर के लिए, पर इंडिया जो उसे साफ साफ मानने से मना कर देता है। मणिपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत कमज़ोर था, तो उसके थ्रू जो फॉरेन कंट्रीज थे उनका इंडिया में एंटर होने का डर बना रहता था। तो 1949 में जब मणिपुर के किंग किसी काम से मणिपुर से बाहर आते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उनको हाउस अरेस्ट कर लेती है, यानी कि एक तरीके से पकड़ लेती है उनको। और वो उनके सामने एक मर्जर एग्रीमेंट रखते हैं और उनसे बोलते हैं कि जब तक आप इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उस मर्जर एग्रीमेंट के हिसाब से मणिपुर जो होता है वो पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट हो जाता है। तो मणिपुर के किंग जो होते हैं उस एग्रीमेंट को मान लेते हैं, उस पर साइन कर देते हैं। तो 1949 में जो मणिपुर होता है वो पूरी तरीके से इंडिया के अंडर आ जाता है। पर इससे जो मैती प्लेन्स में रहते थे वो नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने अपने मणिपुर का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया था और हम एक नया कंट्री फॉर्म करने वाले थे, पर इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे किंग को फोर्स कर मणिपुर को इंडिया में मर्ज कर दिया, जो कि बिल्कुल इलीगल है। फिर मैती कम्युनिटी के लोग अपने इंसर्जेंट ग्रुप्स बना लेते हैं बहुत सारे, एक तरीके से आर्मी के ग्रुप्स बना लेते हैं जो कि इंडिया का अगेंस्ट में थे और इंडिया पर अटैक भी करते थे। इसकी देखा देखी जो ट्राइब कम्युनिटीज माउंटेन्स पर रह रही थी वो भी अपने इंसर्जेंट ग्रुप्स बना लेते हैं। सिर्फ अकेले कुकीज ट्राइब के 30 इंसर्जेंट ग्रुप्स थे और एक इंसर्जेंट ग्रुप के अंदर कम से कम 200 से 250 लोग थे। अब जो नागाज थे वो म्यांमार, मणिपुर, असम, नागालैंड को मिलाकर एक अपने लिए अलग देश की मांग करते हैं। अब ये लोग एक स्टेट की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक देश की बात करते हैं। और जो कुकी ट्राइब थी वो अपने लिए एक अलग स्टेट की मांग रखते हैं, जहाँ पर इन लोगों की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी वहाँ पर इनको एक अलग स्टेट दे दिया जाए। पर इस चीज़ से कुकीज़ और नागाज के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि जो एरिया कुकीज़ मांग रहे थे और जो एरिया नागाज मांग रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ओवरलैप हो रहा था। और इधर मैतीज कहते हैं कि जो मणिपुर है ये पूरा उनके एंसेस्टर्स का है और ये लोग उसे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर की साइड वैली वर्सेस माउंटेन हो जाता है, यानी कि मैथीज वर्सेस नागा एंड कुकी। और ये लोग अपने अपने इंसर्जेंट ग्रुप्स को लेकर आपस में लड़ते हैं, खूब मारकाट मचाते हैं, खूब खून बहाते हैं। पर 1993 पहुँचते पहुँचते ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। एक दिन में 115 लोगों की मौत हो जाती है। फिर इंडियन गवर्नमेंट मणिपुर को एक डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देती है और फिर वहाँ पर आपसा लगा देती है। अब जिस कंट्री पर आपसा लगी होगी वहाँ पर पूरी तरीके से आर्मी रूल आ जाएगा और आर्मी सिर्फ शक के बिना पर किसी को भी मार सकती है। ये सब जो चल रहा था ये तो चल रहा था ज़मीन को लेकर, पर दूसरी साइड चल रहा था कास्ट को लेकर। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन किस कास्ट में लाई करेगा ये सिर्फ डिसाइड होगा प्रेसिडेंट के एक नोटिफिकेशन से। पर इस चीज़ को थोड़ा और बेटर करने के लिए 1965 में कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं जो कि बताएगा कि कौन सी कम्युनिटी को किस कास्ट में रखना चाहिए, किसको एससी में, किसको एसटी में, किसको ओबीसी में। तो 1965 में कुकीज और नागाज को तो एसटी में रख दिया जाता है, पर जो मैथीज से उनको सिर्फ एससी और ओबीसी में रखा जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर मेन दिक्कत यहाँ से शुरू होती है जब 1989 में गवर्नमेंट एक नया एक्ट लाती है और उसमें बोलती है कि मणिपुर के पहाड़ों पर कोई भी ओबीसी या एससी वाला ज़मीन नहीं खरीद सकता है, पर जो एसटी कास्ट से है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वो मणिपुर के वैलीज और माउंटेन्स दोनों जगह पर खरीद सकता है जगह।
तो इससे मैती कम्युनिटी स्ट्रेस हो जाती है और बोलती है कि पूरा मणिपुरी हमारे एंसेस्टर्स का है, पर इस तरीके से तो हम सब वैली में सिमट कर रह जाएंगे। तो मैती कम्युनिटी बोलती है कि 1947 में आज़ादी से पहले वो लोग भी एसटी कास्ट में ही बिलोंग करते थे, पर आज़ादी के बाद उन्हें एसटी कास्ट से बाहर निकाल दिया गया। हम लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस हमें हमारी एसटी कास्ट में दोबारा रख दीजिए। और 1901 में मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का हम लोग 60% थे और 2022 में हम सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का 49% बचे हैं। और वहीं कुकीज़ जो हैं वो 1901 में टोटल पॉपुलेशन का 1% थे और 2022 में टोटल पॉपुलेशन का 30% है। और ऊपर से हम लोग सिर्फ मणिपुर के वैली एरिया में रहते हैं, जो कि सिर्फ पूरे मणिपुर का 10% है। इस चीज़ को डिफेंड करते हुए कुकी कम्युनिटी बोलती है कि वैली में रहने के कारण इनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और ये लोग इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं है, हम लोग पहाड़ों में रहते हैं और गवर्नमेंट ने खुद हमें इंडिया की सबसे गरीब कम्युनिटी भी बोला है। अगर इन लोगों को एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये लोग हमारी सारी ज़मीनें ले लेंगे। और मणिपुर की विधानसभा की जो 60 सीटें हैं उनमें से 40 सीटें तो मैतेई के पास हैं और जो बची हुई 20 सीटें हैं वो है हमारे पास, जिस वजह से ये लोग पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग हैं। ये लोग जिसे चाहते हैं उसे सीएम बनाते हैं अपने स्टेट का। और इसी वजह से जो फिलहाल के सीएम जो बने हुए हैं वो भी एक मैती कम्युनिटी के ही हैं। पर मैतेई जो बोल रहे थे कि इनको एसटी में रख दिया जाए, इस चीज़ पर कभी एक्शन ही नहीं लिया गया। सालों सालों तक ये चीज़ें ऐसी पड़ी गई। पर अचानक से हाई कोर्ट 2023 में बोल दिया कि ये लोग बहुत टाइम से पिटीशन डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनको एसटी कास्ट में रख दिया जाए। तो हाई कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर देती कि आप लोग 4 हफ्ते के अंदर बताइए कि इनको एसटी में रखा जाए या नहीं रखा जाए। पर इससे जो मैथी थे और जो कुकीज़ उनके अंदर की जो पुरानी दरारें थी वो फिर से ताज़ा हो जाती हैं। तो फिर कुकी ट्राइब के लगभग 80,000 लोग रैली निकालते हैं कि जो मैती कम्युनिटी है उनको एसटी कास्ट में ना रखा जाए। उधर से फिर मैती कम्युनिटी के लोग भी रैली निकालते हैं कि उनको एसटी कास्ट में रखा जाए। पर शाम होते होते ये लोग आपस में भिड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मारकाट मस्ती है, बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। फिर 4 मई 2023 को एक लड़की की कटी हुई बॉडी की फोटो वायरल हो जाती है, जिस वजह से दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की कम्युनिटी की औरतों बेटियों को टारगेट करने लगते हैं। पर बाद में पता चलता है कि वो फोटो मणिपुर की थी ही नहीं, वो दिल्ली की थी, वो भी 2022 की। पर तब तक बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, इतनी कि लोग दूसरी कम्युनिटी की लड़कियों के साथ बिना कपड़ों से परेड करा रहे थे। पर ये वीडियो इंसिडेंट के 79th डे तक पूरी इंडिया में वायरल हो जाता है। तब जाकर पीएम जो होते हैं इस पर कुछ बोलते हैं और इसमें जो भी लोग थे उन सबको अरेस्ट किया जाता है। पर कैच वाली बात यह है कि जब इस सब के बारे में मणिपुर के सीएम से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट था जो कि आप लोगों ने देखा है, पर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सेम इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें बाहर ना चली जाए इसलिए मोबाइल सर्विसेज को बंद कर दिया गया था। पर वही ना, उन 100 लड़कियों की वीडियो वायरल नहीं हुई तो उनको जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि जस्टिस के लिए तो वीडियो वायरल होना ज़रूरी है। और ये जो कुकी ट्राइब्स हैं जो कि माउंटेन्स में रहती है, ओपीएम की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि ड्रग बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है। और फिर ये सबको कलेक्ट करके म्यांमार वगैरह में एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि म्यांमार और मणिपुर की जो बाउंड्री है ज़्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं है, पहाड़ है, तो आसानी से इधर से उधर जाना होता रहता है। अब ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं ड्रग को, तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते होंगे। ये लोग इंपोर्ट करते हैं हाईटेक वेपन्स। अब सितंबर 2024 में आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा या न्यूज़ में सुना भी होगा कि कुकीज़ के कुछ ग्रुप्स में हाईटेक ड्रोन्स का यूज़ करके पुलिस ऑफिशियल्स पर बॉम्ब गिराए। मणिपुर की इस हालत को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह जी ने भी 2008 में ट्राई किया था। मोदी जी ने भी कोशिश की और यहाँ तक कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लिया था इसमें, पर फिर भी मणिपुर में कुछ हालात समझ नहीं पाए। पता नहीं गवर्नमेंट ने आगे के लिए क्या सोच रखा है, पर मणिपुर में तो कुछ ना कुछ रोज़ाना हो ही रहा है। बाकी का तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। धन्यवाद।